आज का हमारा विषय है चार्टिस्ट आंदोलन। सर्वप्रथम पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि चार्टिस्ट आंदोलन किन परिस्थितियों की उपज थी और वस्तुतः चार्टिस्ट शब्द का या इस आंदोलन का क्या अभिप्राय है। आंदोलन का स्वरूप क्या था, इस पर विचार करेंगे। इसके पश्चात आंदोलन हेतु जिम्मेदार कारणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि किन कारणों के कारण चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था। आंदोलन का जन्म किस प्रकार हुआ, प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इस पर विचार करेंगे। और इसके पश्चात आंदोलन की तैयारी देखेंगे, किस प्रकार से आंदोलनकारियों ने बड़ी तैयारी की थी इस आंदोलन के लिए। इसके पश्चात सरकार के द्वारा विद्रोह का दमन किस प्रकार प्रारंभ किया गया और प्रथम आवेदन जो चार्टिस्टों ने प्रस्तुत किया वो किस प्रकार प्रस्तुत किया तथा उसका दमन सरकार ने किस प्रकार किया। चार्टिस्ट आंदोलन के प्रथम भाग में हम यहाँ तक आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इस काल में ब्रिटेन में नव विकसित नगर केंद्र बन रहे थे, बड़े नगरों की स्थापना हो रही थी। इसके पूर्व भूस्वामियों के हाथ में राजनीतिक सत्ता केंद्रित थी, सामंतवाद था, भूमि पर आधारित व्यवस्था थी। वह व्यवस्था अब ध्वस्त हो रही थी। शहरों का विकास हो रहा था, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग की स्थिति दृढ़ हो गई थी और जनसंख्या का केंद्रीकरण भी नगरों की ओर हो रहा था। ये औद्योगिकरण के कारण बड़े औद्योगिक शहर बस गए थे और अब परिस्थितियां पूर्व की अपेक्षा भिन्न थीं। श्रमिक वर्ग, उसकी समस्याएं, मध्यम वर्ग तथा उनकी जागरूकता आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित हो रही थी। उदारवादी विचारधारा अथवा व्यक्तिवाद या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नीति को पूर्ण सफल न होते देखकर विकल्प के रूप में समाजवादी सोच या विचारधारा तीव्रता के साथ आगे आ रही थी। इसी समाजवादी सोच के कारण आंदोलनात्मक विचारधारा का जन्म हुआ। इसके फलस्वरूप चार्टिस्ट आंदोलन का जन्म हुआ था। मजदूर वर्ग ने उदारवादी विचारधारा वाले विग दल का विश्वास किया था या उसका समर्थन किया था, किंतु 1832 में जब सुधार अधिनियम पारित हुआ तो निम्न वर्ग और मजदूर वर्ग को बड़ी अपेक्षा थी कि उनकी मांगी पूर्ण हो जाएंगी, किंतु मजदूरों ने ऐसा महसूस किया कि उनके साथ विग दल ने विश्वासघात किया है तथा उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ जैसी वो अपेक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने यह अनुभव किया कि राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के पश्चात ही उनकी दशा और दिशा में परिवर्तन हो सकता था या हो सकेगा, ऐसी उनको अपेक्षा थी। अतः प्रथम चरण के रूप में मताधिकार की प्राप्ति उनका लक्ष्य निर्धारित हो गया और इसी के प्राप्ति हेतु चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन समाजवादी विचारधारा का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ब्रिटेन में इनके द्वारा 1834 में वृहद राष्ट्रीय मजदूर संघ का निर्माण किया गया, किंतु पूर्ण मजदूर एकता स्थापित न हो पाई। फियर्स ओकोनर जो आयरिश था, इसके द्वारा उत्तरी भाग के चार्टिस्टों का नेतृत्व किया गया। इसने नादर्न स्टार नामक पत्र के माध्यम से अपना प्रचार किया। विलियम लॉवेट के द्वारा लंदन के चार्टिस्टों का नेतृत्व किया गया। 1836 में लंदन में एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व लॉवेट के द्वारा किया गया। इस प्रकार 1838 से चार्टिस्ट आंदोलन मूलतः प्रारंभ हुआ था। चार्टिस्ट का अभिप्राय, शब्द का क्या अभिप्राय है। ये जो आंदोलन चला था, इसमें आंदोलनकारियों के द्वारा अपनी मांगें कागज पे लिखकर उसके समर्थन में नीचे बड़ी संख्या में हस्ताक्षर कराया गया और आवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। चार्ट बनाकर मांग प्रस्तुत करने तथा चार्टर या
चार्टर के रूप में मांग प्रस्तुत करने के कारण यह आंदोलन चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहले ये जो आंदोलनकारी थे कोरे कागज पर पहले अपनी मांगें लिखा करते थे, आवेदन लिखा करते थे संसद के प्रति, विशेषकर हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति, राजा से भी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी ये मांग करते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रस्तुत करते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। पहले अपनी मांगें और आवेदन लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर किया करते थे। क्योंकि ये चार्ट के माध्यम से होता था इसलिए इसे चार्टिस्ट आंदोलन या चार्टर के माध्यम से होता था इसलिए इसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। ये इसके नामकरण के विषय में। और मुख्य रूप से मजदूरों का आंदोलन था, राजनीतिक अधिकार प्राप्ति और उसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समानता या अधिकार प्राप्ति के लिए ये आंदोलन चला था। रेमजे म्यूर के अनुसार चार्टिस्ट आंदोलन का अत्यधिक महत्व था क्योंकि यह आधुनिक संसार में श्रमिक वर्ग का अविराम गति से किया जाने वाला प्रथम आंदोलन था। इसने ब्रिटेन को 10 वर्षों तक व्याकुलता और विवाद की उत्तेजित दशा में रखा था। ये रेमजे म्यूर लिखते हैं। बटलर लिखते हैं, चार्टिज्म न तो शुद्ध रूप से श्रमिक वर्ग का आंदोलन था और न ही शुद्ध रेडिकल आंदोलन था। यह चिंतन से अधिक भावना का विषय था जिसने विभिन्न नस्लों एवं स्थानों के लोगों को आकर्षित किया। बार्तस के अनुसार चार्टिस्ट आंदोलन एक प्रयत्न था जिसके द्वारा देश में सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास राजनीतिक सुधार के रूप में हुआ था। अब हम देख लेते हैं आंदोलन का स्वरूप क्या था। चार्टिस्ट आंदोलन पूर्ण रूप से एक राजनीतिक आंदोलन था। चार्टिस्ट पूर्ण प्रजातंत्र के समर्थक थे। इस आधार पर वे पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक समानता स्थापित करना चाहते थे। पूंजीपति वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे किंतु श्रमिक वर्ग इससे वंचित था। श्रमिक वर्ग को राजनीतिक अधिकार एवं सत्ता प्रदान कराना इसका लक्ष्य था। इस हेतु राजनीतिक आंदोलन कर मताधिकार की प्राप्ति को प्रथम लक्ष्य रखा गया था तथा मजदूरों को सत्ता प्राप्त कराना इसका उद्देश्य था। इनका ऐसा विश्वास था कि सत्ता प्राप्ति के पश्चात ही मजदूरों की स्थिति में अर्थपूर्ण सुधार संभव हो सकेगा। इस कारण प्रपत्रवाद अथवा चार्टरवाद या चार्टिस्ट आंदोलन एक साधन मात्र था जिसका प्रथम लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था, किंतु राजनीतिक सत्ता के माध्यम से चार्टिस्ट जो थे वो सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना चाहते थे। यद्यपि चार्टिस्ट आंदोलन का सीधा या ऊपरी लक्ष्य यह दिखता है कि वो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति या अधिकार प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके मांगों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है, किंतु इनके मूल में यह उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वो सक्षम हो सके, मजदूर वर्ग सक्षम हो सके। तो इसलिए इसके स्वरूप को केवल राजनीतिक मानना उचित नहीं है। ऊपरी तौर पर यह राजनीतिक था या प्रारंभिक तौर पर यह राजनीतिक था, लेकिन इसका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक भी था। इसलिए इस आंदोलन के स्वरूप को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माना जाना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। अब हम देख लेंगे चार्टिस्ट आंदोलन के क्या कारण थे। पहला कारण था निम्न वर्ग में असंतोष। समाज के निम्न वर्ग में असंतोष व्याप्त था। गरीबी, भुखमरी तथा राजनीतिक रूप से मताधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था, इसलिए ये चार्टिस्ट आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। मजदूरों की असंतुष्टि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मजदूरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। न तो उन्हें मताधिकार प्राप्त था, न उनकी स्थिति में विशेष सुधार हुआ था जिसकी वे अपेक्षा करते थे। विग दल से उनको बड़ी उम्मीदें थीं, वह भी अपूर्ण रहीं। अतः मजदूर वर्ग असंतुष्ट था प्रत्येक दृष्टिकोण से, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उनकी स्थिति दयनीय थी।
तो मजदूरों की असंतुष्टि के कारण बड़ी संख्या में मजदूर इस आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए थे। कुटीर उद्योगों का नष्ट होना। अन्य देशों की भांति इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति के पूर्व अनेक कुटीर उद्योग पनप रहे थे। कुटीर उद्योग से आप जानते हैं गृह उद्योग, घरों में जो छोटे मोटे उद्योग चलते हैं, चाहे कपड़े बनाने का हो, चाहे लोहे से संबंधित हो, टेराकोटा या मिट्टी से संबंधित हो, इस तरह के बहुत सारे लघु उद्योग, गृह उद्योग कह सकते हैं, घरों में कुटीर उद्योग के रूप में पनप रहे थे। इंग्लैंड में भी ऐसा था। बड़ी संख्या में लोगों को इससे रोजगार मिलता था, उसमें वो संलग्न थे। किंतु जब औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों से जब वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया, तब ऐसे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग या छोटे उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि वो प्रतियोगिता नहीं कर सके और मशीनों से युक्त कारखानों ने उनका स्थान ले लिया। तो कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए, असंतुष्टि बढ़ी। बेरोजगारी की समस्या, एक तो इंग्लैंड में जनसंख्या की तीव्रता से वृद्धि हो रही थी, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। युद्ध के समय भी युद्धगत जो कार्य होते हैं उसमें उनको रोजगार मिलता है, युद्ध के बंद होने के बाद वहाँ भी बेगारी आ गई। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में इंग्लैंड में विद्यमान हो गई और असंतुष्ट लोगों ने आंदोलन का साथ दिया। उच्च वर्ग के विशेषाधिकार तथा शोषण। ब्रिटेन के समाज में उच्च वर्ग, विशेषकर सामंत वर्ग, राज परिवार के आसपास के जो उनके सगे संबंधी थे, और पादरी वर्ग के लोग शोषण का कार्य कर रहे थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। निम्न वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि वो अधिकार देने वालों में शामिल थे। शोचनीय आर्थिक दशा थी। नेपोलियन के साथ लंबे युद्धों के कारण इंग्लैंड की आर्थिक दशा शोचनीय हो चुकी थी। आप सभी को यह ज्ञात है। वियना कांग्रेस के पूर्व तक किस तरह से नेपोलियन ने अपने काल में पूरे यूरोप के नक्शे को तहस नहस कर दिया था। इस युद्ध में लगातार संलग्न रहने के कारण, नेतृत्व करने के कारण, संघ का नेतृत्व करने के कारण इंग्लैंड की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। कृषि और व्यापार की स्थिति भी कमज़ोर थी, बेरोजगारी थी, राजकोषीय घाटा या राजकोष रिक्त था, ऋण का भार था। इस तरह से शोचनीय आर्थिक स्थिति थी, सरकार की भी और जनता की भी। कॉर्न लॉ के दुष्परिणाम। कॉर्न लॉ के पारित होने के कारण विदेशों से अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बड़े भूमिपति अनाज का संग्रह कर रखते थे और गोदामों में रखकर उसे बेचा करते थे, अधिक लाभ प्राप्त करके। तो उच्च वर्ग को लाभ मिल रहा था और गरीब वर्ग को भोजन हेतु अनाज प्राप्त नहीं हो रहा था, ऊंचे दामों में प्राप्त हो रहा था। इससे लोगों में असंतुष्टि थी, उन्होंने विरोध किया। गरीब कानून अथवा पुअर लॉ में संशोधन किया गया। गरीब कानून में संशोधन किया गया। निर्धनों को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई। पहले नियम था इंग्लैंड में कि जो गरीब थे, उन गरीबों को या जिनके पास भोजन या रोजगार नहीं थे, उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता था, रहने की व्यवस्था भी उनकी की जाती थी, इस तरह से उनको सहायता की जाती थी। अब इस कानून को समाप्त कर दिया गया। इससे गरीब भी विरोधी आंदोलन में सम्मिलित हो गए, क्योंकि वह सुविधा से वंचित हो गए थे। 1832 के अधिनियम से बड़ी निराशा इंग्लैंड में फैली थी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें मताधिकार मिलेगा, फिर शासन में उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, उनके लोग फिर सुधार करेंगे। ये सारी अपेक्षाएं 1832 के अधिनियम से पूर्ण नहीं हुई, उन्हें मताधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ। निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ। आपको ज्ञात होगा कि इंग्लैंड में इस समय संपत्ति की योग्यता के आधार पर मताधिकार प्राप्त होता था। या तो वे किराया देते हों, टैक्स देते हों, आयकर देते हों अथवा लगान देते हों, उनके पास स्वयं का मकान हो, इस तरह की सांपत्तिक योग्यताएं थीं, उन्हीं लोगों को मत डालने का अधिकार था। तो वह अधिकार कुछ उदार तो हुआ, कुछ छूटें तो दी गई, लेकिन निम्न वर्ग को और निम्न मध्यम वर्ग को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी संपत्ति की योग्यता थी, यद्यपि उसको कम किया गया था। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। रॉबर्ट ओवन, एटवुड, ओकोनर
आदि के नेतृत्व में इंग्लैंड में समाजवाद का तीव्रता से विकास हो रहा था। विभिन्न संगठन जिनमें लंदन श्रमिक संघ, बर्मिंघम पॉलिटिकल यूनियन आदि की स्थापना हो चुकी थी और इसी समाजवादी विचारधारा के कारण चार्टिस्ट आंदोलन प्रोत्साहित हुआ था, बल्कि कहें कि मूल रूप से समाजवादियों के द्वारा ही मजदूरों को एकत्र कर समाजवादी विचारधारा के नेतृत्व में ही, नेताओं के नेतृत्व में ही यह चार्टिस्ट आंदोलन चला था। तो ये कारण थे जिन कारणों से प्रभावित होकर चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब हम देख लेते हैं चार्टिस्ट आंदोलन का जन्म किस प्रकार हुआ। इस आंदोलन का जन्म लंदन में हुआ। इस आंदोलन को जन्म देने तथा संगठित करने का श्रेय मुख्यतः लंदन श्रमिक संघ तथा विशेषकर विलियम लॉवेट को दिया जाता है। इनके द्वारा लोक प्रपत्र और पार्लियामेंट को भेजे जाने वाले प्रथम आवेदन पत्र को तैयार किया गया था। जिस समय लंदन में यह तैयार हो रहा था, उस समय ओकोनर नामक एक उत्साही आयरिश विद्रोही एक आंदोलन का संगठन कर रहा था। लॉवेट और उसके साथियों ने शांति की नीति पर अपनी मांगों को आधारित किया था। आयरिश नेता ओकोनर शांति में विश्वास नहीं करता था। यह 1837 में नॉर्दर्न स्टार नामक पत्रिका का प्रकाशन कर चार्टिस्ट आंदोलन के विचार का या उसके विचारों का प्रचार और प्रसार कर रहा था। 1837 में तीसरे नेता थॉमस एटवुड बर्मिंघम राजनीतिक संघ का नेतृत्व कर रहा था। इस संघ को उसने पुनर्जीवित किया क्योंकि ये पहले से था, और बर्मिंघम में पार्लियामेंट को भेजे जाने वाले आवेदन पत्र की तैयारी इसने भी की। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की गति तीव्र हुई, सभाएं ली जाने लगीं तथा एक माहौल, एक वातावरण इंग्लैंड में तैयार हुआ। इसे व्यवस्थित और संगठित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा देश के सभी भागों से यहाँ पर प्रतिनिधि एकत्र हुए। अब हम देख लेते हैं आंदोलन की तैयारी किस प्रकार से चार्टिस्टों ने की। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1839, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण लिखा है 1939 लिखा है, 1839 के फरवरी माह में लंदन में किया गया। इस सम्मेलन में विलियम लॉवेट और ओकोनर दोनों दल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दोनों एक मत थे कि संसद को आवेदन भेजा जाए, किंतु संसद यदि उस आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर देती है, उस परिस्थिति में क्या होगा, इस संबंध में दोनों पक्षों में स्पष्ट मतभेद था। लॉवेट और उसके सहयोगी समर्थक जो थे, समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से हल चाहते थे, जबकि ओकोनर और उसके समर्थकों को शांतिपूर्ण तरीके पर ढंग पर विश्वास या आस्था नहीं थी। वे हिंसात्मक विद्रोह करना चाहते थे। मतभेद को दूर करने के लिए वाद विवाद हुए। अंत में यह निश्चित किया गया कि यदि संसद आवेदन को अस्वीकृत कर देती है तो उस परिस्थिति में विद्रोह किया जाएगा। सम्मेलन समाप्त हुआ तथा विद्रोह की तैयारियां प्रारंभ की गईं। ओकोनर ने अपनी पत्रिका नॉर्दर्न स्टार में लेख लिखा, जिसमें सरकार को स्पष्ट रूप से धमकी दी गई कि आवेदन स्वीकृत नहीं होने पर निश्चित रूप से रक्तपात होगा, खूनी क्रांति हो जाएगी, ऐसी धमकी वह दे रहा था, या उसका सहारा लिया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया। लंदन डेमोक्रेटिक नामक अन्य समाचार पत्र में विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में लेख प्रकाशित हुआ। मोर्चेबंदी हेतु छोटी छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाने लगा। नए किस्म के भाले तैयार किए गए विद्रोह के लिए। पुरानी बंदूकों की सफाई की गई, तैयारी की गई। विद्रोहियों की किंतु यह ज्ञात नहीं था कि सरकार भी आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही है। सेना को तैयार रहने की आज्ञा दी गई, किंतु कुछ बुद्धिमान चार्टिस्टों के हस्तक्षेप से विद्रोहियों की तैयारियां स्थगित कराई गईं ताकि गृह युद्ध की स्थिति निर्मित न हो सके। विद्रोह तथा उसका दमन देख लेते हैं। 1939 के मई माह में राष्ट्रीय सम्मेलन बर्मिंघम में आयोजित किया गया। इसमें ओकोनर के हिंसा समर्थक सदस्यों का बहुमत था। इस सम्मेलन के प्रस्ताव जो स्वीकृत हुए, उनमें राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करना, बैंकों में जमा सोने को बाहर निकालना तथा विद्रोहियों तक अस्त्र शस्त्र पहुंचाना
अस्त्र शस्त्र एकत्र करना, ये इनका कार्य था। जब संसद में आवेदन प्रस्तुत किया जाए उस समय सरकार को हिंसात्मक खबरों से आतंकित करने की योजना बनाई गई। बंदूकें तैयार की गईं। दरिद्र नियम के 3 कमिश्नर जो थे उनको 3 निर्दयी कहा गया। भाषणों में, समाचार पत्रों में इस आशय के पर्चे भी बांटे गए। कुछ स्थानों पर मोर्चाबंदी भी की गई। कुछ नगरों में विद्रोह प्रारंभ भी हुआ। विद्रोही बड़े जोश में थे, किंतु सरकार ने बर्मिंघम में होने वाली एक विशाल सभा पर आक्रमण करवा दिया। फलस्वरूप अनेक विद्रोही गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए, जिसमें विलियम लावेट भी था। ये विलियम लावेट मारा नहीं गया बल्कि गिरफ्तार किया गया था। नगर प्रशासन को शांति एवं व्यवस्था हेतु सेना का संरक्षण दे दिया गया। सेना वहाँ छोड़ दी गई। इस तरह से सरकार ने भी कठोर दमन की नीति का अनुसरण किया। आप प्रथम आवेदन की स्थिति देख लेते हैं। 1839 में 12,50,000 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र बर्मिंघम के एटवुड नेता थे के द्वारा जुलाई 1839 में पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संसद ने इसे अस्वीकृत कर दिया। चार्टिस्टों पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अपने को असहाय इन्होंने महसूस किया। सारी तैयारियां व्यर्थ हो गईं। उत्तरी इंग्लैंड में विद्रोह नहीं हुआ, किंतु कुछ जगह विद्रोह हुए और उसका दमन सरकार ने किया। तो प्रथम आंदोलन जब शुरू हुआ उसका दमन किस प्रकार से हुआ ये देख लेते हैं। दक्षिण वेल्स में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। यहाँ पर 3,000 चार्टिस्टों ने अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर न्यूपोर्ट नामक बंदरगाह पर धावा बोल दिया। वे अपने नेता विंसेंट को जेल से मुक्त करवाने के इच्छुक थे। सरकार ने दमन हेतु सेना भेजी। विद्रोही परास्त हुए तथा सैनिकों से इतने आतंकित हुए कि उन्होंने विद्रोह करना छोड़ दिया। विद्रोही उत्साहहीन हो गए। सरकार ने दमन कार्य तीव्र कर दिया। विद्रोहियों के अस्त्र शस्त्रों की तलाशी ली गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रमुख नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें विलियम लावेट एवं ओकोनर भी सम्मिलित थे, तथा 1 साल के लिए उन्हें कारावास में डाल दिया गया। इस तरह से विद्रोही निराश हुए और उनका विद्रोह प्रथम आवेदन के पश्चात शांत हो गया। अगला शेष भाग दूसरे वीडियो में हम देखेंगे।